ये टेंशन के माहौल को ना हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेंशन को दूर हटा सकते हैं, माहौल को। कैसे करें? हर एक बच्चा पूछता है, मैम एनसीईआरटी काफ़ी है ना, क्या एनसीईआरटी से ही हो जाएगा? आपने देखा होगा जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं सारा दिन खाते रहते हैं, तब भी इतना खाना खाने के बाद भी वो टॉप मोस्ट टियर पे नहीं है। 2 तरह की मेथड है आपकी नीट के प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं यहाँ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। चलो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। हमें टॉप ऑफ द पिरामिड आना है और मैं आपको मदद करूंगी। सारे टीचर्स जो यहाँ पे सब आपको हेल्प कर रहे हैं, सब आपको मदद करेंगे। बस आपको हमारी बोली हुई बातों को अप्लाई करना है। हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। आज एक कंक्लूजन लेके आई हूँ। कंक्लूजन उस सवाल का जो एवरी ईयर हर एक नीट एस्पिरेंट पूछता है, हर एक बच्चा पूछता है, मैम एनसीईआरटी काफ़ी है ना, क्या एनसीईआरटी से ही हो जाएगा? ये जो जवाब है ना बच्चों, इसका एक ही आंसर है। आई नो बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, बट मैं आज आपको ना प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगी। रीजन कि इस एनसीईआरटी को पढ़ के क्या आप 600 प्लस मार्क्स ला सकते हो? 600 प्लस ही नहीं, क्या आप 650 प्लस मार्क्स ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ और आई होप इस स्ट्रैटेजीज को आप अप्लाई करोगे। अगर आपने अप्लाई किया तभी आप यू एबल टू रीच योर गोल। क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी काफी है, इज इट एनफ? क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़े? तो इसका 2 चीज हो सकता है। सी, रीडिंग एनसीईआरटी ओनली, या रीडिंग एनसीईआरटी करेक्टली। ये 2 एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। क्या हम एनसीईआरटी ही पढ़े? नो। तो यहां पे ना एक बहुत बड़ा सा मैं क्रॉस लगाऊंगी। नो, रीडिंग एनसीईआरटी ओनली नो। बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया ना ये बात। रीडिंग एनसीईआरटी करेक्टली, यस। अब करेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है? कैसे सही तरीके से पढ़ा जाए? देखो बेटा, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबके पास एक बुक तो कॉमन है, सस्ते में भी मिल जाता है, वो है एनसीईआरटी। हर नीट एस्पिरेंट बच्चे के पास है। जो सीरियस बच्चा है उसके पास है, जो सीरियस नहीं है, जिनको नीट नहीं पढ़ना, नीट नहीं करना, उनके भी पास है। तो हम उस पूल की बात करते हैं जिन पे हम ध्यान देना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है नीट को क्रैक करने के लिए, जो नीट एस्पिरेंट्स है और वो एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में। तो उन बच्चों के पास भी, सबके पास है एनसीईआरटी। लेकिन क्या सब लोग नीट क्रैक कर पाते हैं? Is everybody able to crack the NEET examination or get into a MBBS or medical college? No. Reason क्या है? The reason is they are not reading it properly. They are not reading or deducing NCERT correctly. अब correctly से मैं क्या समझ रही हूँ यहाँ पे? क्या है correct? Like कैसे पढ़ना है? What exactly is going to be the correct way to read NCERT? देखो, एनसीईआरटी को करेक्टली पढ़ने के लिए सबसे पहली बात, आप लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को पढ़ो। लाइन बाय लाइन रीडिंग आपको करना ही है। ऐसा नहीं कि मैं ना ये इतना बड़ा चैप्टर है छोड़ देती हूँ, ये लाइन जरूरत नहीं है। आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ो। बहुत लोग मैंने देखा है कि बच्चे ना हाईलाइट कर करके पढ़ते हैं। बहुत बोलते हैं कि सब कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, हर बुक को अंडरलाइन करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है जरूरत है। हर एक बच्चे का ना पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका होता है। आप अपने तरीके को फॉलो करो। और मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक पढ़ना बहुत जरूरी है। सो मैं ये चीज भी यहाँ जरूर लिखूंगी कि इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक आप पढ़ डालो। आप पूछोगे मैम इतना टाइम है क्या? इतना टाइम है हमारे पास? बिल्कुल है बेटा। नीट कब, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, कब नीट आने वाला है, कब होने वाला है, आपके पास कितना समय है, आप कैसे डिवाइड कर सकते हो अपने समय को, है ना। लग्जरियसली नहीं, प्रॉपरली यूज करना है आपके समय को, राइट। इंट्रो से लेके समरी तक पढ़ो बेटा। और एक एक डायग्राम, ईच डायग्राम
एंड इट्स लेबलिंग भी बहुत जरूरी है। ईच डायग्राम एंड लेबलिंग, उसकी भी आपको स्टडी करनी है। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी की बात ले लो, जूलॉजी बॉटनी, दोनों में ही डायग्राम्स बहुत है और डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत आते हैं। और डायग्रामेटिक क्वेश्चन ना भी आए तो डायग्राम पढ़ के आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस और फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि बेटा डायग्राम्स जो है ना वो पिक्चराइज्ड होता है। इंसान का दिमाग ऐसे बनाया गया है, इतना प्रॉपर हमारा कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी है और इमेज कैप्चर वाली एबिलिटी है कि जब आप डायग्राम देखते हो ना आपके दिमाग में अपने आप छप जाता है, राइट। तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से पढ़ा, आप उस डायग्राम से बने हुए जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपका चौथा जो पॉइंट है दैट इज टेबल कंटेंट, टेबल्स को भी पढ़ो। देन कंटेंट ऑफ द टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। आपने से फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स में आपने देखा मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बहुत सारे ऐसे टेबल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है, कितने एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में कितना प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में क्या प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज, इस टेबल टेब्यूलर फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। तो उन टेबल्स को भी पढ़ डालो। सिर्फ थ्योरी या लाइन, सेंटेंसेस, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ये सब भी पढ़ना है। सो कंटेंट्स ऑफ द टेबल भी पढ़ना है ना, जो टेबल में कंटेंट है उसे भी आपको पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्वेश्चंस। पहले तो आपके कुछ एमसीक्यूज भी थोड़े बहुत आ जाते थे, एनसीईआरटी के बुक में होता था प्रिंटेड, अभी वो नहीं है। अभी आई थिंक जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना वो भी उन्होंने बहुत सारा रिमूव कर दिया। अगर आप 2024 2025 ईयर का, एजुकेशनल ईयर का अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे वो भी रिमूव कर दिया गया है, एमसीक्यूज भी रिमूव कर दिया गया है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी रिमूव कर दिया गया है। लेकिन आपका जो नीट का एग्जाम है वो तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे है ना। यही पॉसिबली और प्रोबेबली होप करते हैं कि शायद यही आपका 2025 में ही होगा, अगर कोई चेंजेस ना हो तो हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी रखनी है ना। तो एमसीक्यूज एंड क्वेश्चनेयर पूरा ही आपको सॉल्व करना ही है। ये हुआ आपका करेक्ट तरीका पढ़ने का। बुक खोल के सिर्फ 8 घंटा बैठे बैठे नहीं पढ़ना है लाइन बाय लाइन। दो तरह की मेथड है आपकी नीट के प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं यहाँ मेंशन जरूर करना चाहूंगी। चलो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर प्रॉपर मेथड और मेथड टू रीड एनसीईआरटी, देयर आर 2 मेथड्स और ये मेथड आपको करना ही है। देखो बेटा, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 500 प्लस मार्क्स के कैटेगरी में है, कुछ 550 प्लस मार्क्स के कैटेगरी में है, कुछ 600 प्लस के कैटेगरी में है, कुछ 650 और कुछ 700 प्लस भी हो सकता है ना। तो मैं इन सारे बच्चों को ना कैटेगराइज कर रही हूँ। कैटेगराइज करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ये 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो सी हियर, अगर मैंने सपोज यहाँ पे पूल बना लिया, ठीक है, पूल मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बना ली बच्चों की, है ना, एक पिरामिड बनाया, उसमें मैंने 3 कैटेगरीज बनाई, 3 लेवल बनाया। लेट्स इमेजिन जो लोअर लेवल का है ये कैटेगरी, सपोज ये 500 प्लस वाले बच्चे हैं, है ना। सपोज आपका 500 आ ही सकता है, बहुत बच्चों का कम मार्क्स आता है, तभी वो 1 साल ड्रॉप लेके और अच्छे से कोशिश करते हैं नीट क्रैक करने के लिए, हाई स्कोर पाने के लिए, ताकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिले। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 550 लाते हैं, राइट, वो भी कोशिश करते हैं कि मुझे और अच्छा मार्क्स मिले ताकि मैं एक बेटर कॉलेज में जा पाऊँ, मेरा फ्यूचर बहुत बेटर हो पाए, राइट। जो 12th के बच्चे जो अभी तक जिन्होंने दिया ही नहीं है नीट, लेकिन जब वो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उनका स्कोर सपोज इतना आ रहा है, उनको और अच्छे से तैयारी करनी है, राइट। जो मैं आपको सपोज 550 वालों को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने रखा 600 प्लस टू 650 प्लस वाले बच्चों को, और मैं कैटेगराइज कर देती हूँ कि सपोज ये जो आपने फूड चेन पढ़ा होगा ना, है ना, स्कूल में फूड चेन वगैरह तो पढ़ा ही होगा। फूड चेन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे ग्रास, पहले ये जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, देन यू हैव डियर विच फीड ऑन द ग्रास, है ना, एंड देन लायन जो आपका प्रॉपर सेकेंडरी कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो आपको ना बेटा लायन बनना, यू हैव टू बिकम द लायन। दिस शुड बी योर एम। You have to
होल्ड और यू हैव टू बिलोंग टू द टॉप मोस्ट टियर। आपको ये जो टॉप मोस्ट टियर है ना इस पिरामिड का, इसको बिलोंग करना है, ये टॉप मोस्ट टियर को। क्यों लायन क्यों बनना है, क्या बुराई क्या है डियर में? तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ बेटा। दो तरीके आपके एनसीईआरटी को पढ़ने का है ना, जो उसमें से एक ऐसा है कि आपको 1 से 2 घंटा डेली, 1 to 2 hours डेली रीडिंग, सिर्फ रीडिंग ही आपको 1 से 2 घंटा डेली करनी है ना। यू विल आस्क मी मैम लोग तो बोलते 8 घंटा 10 घंटा पढ़ो। आराम से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने का भी तरीका है। आप पूरा 8-10 घंटा एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते हो, वो आपकी नीट की तैयारी वैसे नहीं होगी। आप 1-2 घंटा ही रखो एक चैप्टर को पढ़ने में। सच बस सुनो, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है? जैसे डियर को अगर आप देख लो, डियर सारा दिन घास खाता रहता है, सारा दिन इट ईट्स अ लॉट, बहुत ह्यूज अमाउंट में वो खाना कर। आपने देखा होगा जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं सारा दिन खाते रहते, तब भी इतना खाना खाने के बाद भी वो टॉप मोस्ट टियर पे नहीं है, टॉप ऑफ द पिरामिड में वो नहीं बिलोंग करता। लायन जो हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन के बाद खाना खाता है, वो जो 3-4 दिन के बाद खाना खा रहा है वो रोज नहीं खा रहा है, तब भी वो टॉप टियर पे है। तो वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है प्रॉपरली, प्रिजर्व कर रहा है अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहा है प्रॉपरली, राइट? एंड देन वो पाउंस कर रहा है अटैक पे जब उनको नेक्स्ट खाना खाना होता है, राइट? ऐसे वेस्ट नहीं कर रहा है कि चलो घास ही का खाते जाओ, ग्रेस करते जाओ। तो आपको ये लायन बनना है, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। ये लायन बनने के लिए आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी कैसे हो सकती है? पहले 1 से 2 घंटा डेली आप एनसीईआरटी को पढ़ो और बाकी रेस्ट आप एमसीक्यूज को सॉल्व करो। एमसीक्यूज सॉल्व करो, एमसीक्यूज का पूरा खजाना आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है ऐप में, आप वहां से ले सकते हो। आपको क्लास में फ्री में एमसीक्यूज मिल रही है पीडीएफ में, आप डाउनलोड करके आसानी से उसको सॉल्व करो। तो इस तरह से हम आपको एमसीक्यूज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, right? So be the lion, do some smart work and then only you will be able to achieve this marks. आप lion बनो, हिम्मत रखो, right? स्मार्ट वर्क करो, तभी आप 600 या 650 प्लस भी ला सकते हो, ठीक है? आपको डेली हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो। सबको पता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डिफरेंस आजकल सबको पता है, ठीक है? तो इस तरह से आप इस पूल को बिलोंग करो, बी द लायन। आई ऑलवेज कीप टेलिंग दिस, बी द लायन, दे वेरी प्राउडफुल एनिमल्स, प्राइड वाले एनिमल होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? अब देखो 1 से 2 घंटा डेली पढ़े मैम, तो इतना बड़ा सिलेबस है आपके नीट का, क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। एक और एस्पेक्ट पे आते हैं बेटा, एक और एस्पेक्ट, एक छोटा सा एस्पेक्ट है, ज्यादा नहीं। तो चलो मैं ये वाला मिटा देती हूँ पार्ट, ठीक है? जब ये क्रॉस ही हो गया तो इसकी क्या जरूरत है ना। तो देखो इमेजिन करो आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है, एज्यूम करते हैं कि वो 4 मई ऑफ 2025 होने वाला है। लेट्स होप दैट, क्योंकि हम बस प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं, हर साल मई के फर्स्ट संडे को नीट होता है। सो लेट्स अज्यूम कि आपका जो नीट एग्जामिनेशन है, नीट 2025 जो है वो आपके 4 मई को होने वाला है ना। लेट्स इमेजिन दैट कि ये आपका, क्योंकि ये फर्स्ट संडे है 2025 मई का, है ना। तो अब अगर आप आज से कैलकुलेट करो तो कितने महीने हुए प्रिपरेशन के लिए? अगर अभी अगस्त का आज जो भी तारीख हो ना, मिड अगस्त तो खत्म हो चुका है, आधा अगस्त तो गया, तो आपके पास मुश्किल से 9 महीने बचे हैं। उसमें से भी मैंने दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारी छुट्टियां भी अगर मैंने हटा दी तो 8 महीना। तो आपके पास कितना बचा यहाँ पे? लेट्स से 8 से 9 महीना बचा है, ठीक है? 8 to 9 मंथ्स बची है। मैं तो 8 ही मंथ्स मानूंगी, क्योंकि देखो हॉलीडेज आता है तो हम लोग थोड़ा अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, है ना, थोड़ा सा स्टडी से ब्रेक लेते हैं, घर वालों को भी चाहिए होता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। सब करते हैं, वो जरूरी है, ह्यूमन ब्रेन के लिए ना वो बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? तो ये जो 8 से 9 मंथ्स है आपके पास, अभी मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम 1 से 2 घंटा डेली पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा, सिलेबस कैसे खत्म होगा?
तो आप पर सब्जेक्ट की बात करिए बेटा। सबसे पहली बात तो ये है, छोटे छोटे डिविजन्स में पढ़ोगे ना तो रिटेन ज्यादा कर पाओगे। हमारा ब्रेन बना ही ऐसे है, आप लगातार नहीं पढ़ सकते हो या एक टाइम पे आप इतना ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस 8 से 9 मंथ में से जो पहला 4 मंथ है, लेट्स इमेजिन जो फर्स्ट टू फोर्थ मंथ जो है आपका, वो आता है स्ट्रेस फ्री जोन। उसको हम लोग स्ट्रेस फ्री जोन बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका स्ट्रेस फ्री जोन है, ठीक है। और जो बाकी के लास्ट के जो 3 to 4 लास्ट के सपोज मंथ है, 3 to 4 नहीं, लेट्स राइट द 5th to 9th मंथ, जो लास्ट के जो 3-4 मंथ बचे हैं, ये आता है भयंकर टेंशन वाला माहौल, है ना। तो इसको मैं रेड से लिख देती हूँ, ठीक है। ये आता है आपका एकदम टेंशन वाला माहौल, बहुत टेंशन रहता है कि कैसे होगा, हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, अरे बाप रे, अभी तो नीट का एग्जामिनेशन भी आने वाला है। टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा है, एकदम सबकी हालत खराब हो रखी है। तो ये टेंशन के माहौल को ना हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेंशन को दूर हटा सकते हैं इस माहौल को। कैसे करें? देखो, पहले जो आपका ये स्ट्रेस फ्री जोन है ना, पहला 1 से 4 महीने, इसमें ना आप सबसे वीकेस्ट टॉपिक को चूज करो। जितना जो आपका सपोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, किसी को आपका फिजिक्स का जो भी पोर्शन है वो टफ लगता है, किसी को सपोज अगर हम जूलॉजी ले ले, बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट टफ लगता है, क्योंकि देखो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर आपको लगता है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के एनसीईआरटी हो जाएगा, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू डिकोड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। पीडब्ल्यू आपके लिए यकीन चैनल पे आपको पता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आ रहा है सीरीज, तो उसको जरूर देखें, वहां पे हम डिकोड कर रहे हैं आपको एक एक एनसीईआरटी लाइन। बायोटेक्नोलॉजी रट्टा मार के नहीं होगा, कोई भी चैप्टर रट्टा मार के नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बायोलॉजी तो हम रट्टा मार के कर लेंगे, पर पढ़ के हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल होता है। हर क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं होता है। ये जो यहाँ पे मैंने कुछ बोला था ना कि करेक्टली कैसे पढ़ते, इन सब में से आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद रखना, आजकल वो भी पूछ रहे, वो फैक्चुअल है, मानती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप, क्योंकि रट्टा जो मारते हैं ना वो शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लो कि अगर आप रट्टा मार रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। लेट्स से रट्टाफिकेशन, ये जो एक इंग्लिश सा वर्ड है जिसका कोई मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो ये वर्ड है नहीं, हम ही यूज कर लेते, हमारा ही वर्ड है, चलो। रट्टाफिकेशन शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्ट नहीं करता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। एंड ये आपको हेल्प करेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। 5% जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिसके लिए आपका कॉन्सेप्ट काम आता है, राइट। तो उसके काम आएगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो जो मैं आपको बता रही थी कि इस टाइम पे ना आप यू वर्क ऑन योर वीकर टॉपिक्स। तो वीकर टॉपिक्स में टेंशन बड़ा होता है कि यार मेरे को तो आता नहीं, मैं कैसे करूं ये वाला। तो आप अभी ऑलरेडी स्ट्रेस फ्री जोन में हो, तो वीकर टॉपिक्स आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। आप स्ट्रेस फ्री हो तो ऑलरेडी आपका दिमाग थोड़ा लोड फ्री है, तो वीक टॉपिक्स को धीरे धीरे ठीक ग्रास्प कर लेगा। जैसे वीकर टॉपिक्स हो गया, अब लास्ट जो टेंशन वाला माहौल पे आप एंटर कर रहे हो, उस टाइम पे आपका ऑलरेडी आधा टेंशन खत्म हो गया है, तो आप इस टेंशन वाले माहौल को थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, है ना। अब यू वर्क ऑन द बेसिक टॉपिक्स, जो टॉपिक आपको आसान लगता है। तो इस टाइम पे आपको क्या क्या वर्क करना है? वर्क ऑन योर बेसिक टॉपिक्स, ओके, बेसिक टॉपिक्स, फैक्चुअल टॉपिक्स एंड मॉक टेस्ट्स।
इस टाइम पे स्टार्ट कर दो बेटा मॉक टेस्ट देना, चाहे सिलेबस पूरा ना हो तो भी स्टार्ट कर दो। आई नो पूरा सब्जेक्ट चैप्टर जब होता नहीं है मॉक टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स आते हैं, बट दैट्स ऑल राइट। इससे आप पीछे के जो चैप्टर्स है जो आप इस टाइम पे पढ़े हो पहले 1 से 4 मंथ के बीच में, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें पुराना नहीं भूलना है, पुरानी चीजें नहीं भूलनी है ना, जो हमने पुराने चैप्टर्स पढ़े। तो इसीलिए स्टार्ट कर दो मॉक टेस्ट देना। बस डिसहार्टन मत होना, बुरा मत फील करना कि यार कम मार्क्स आ गया। ऑब्वियसली कम मार्क्स आएगा, आपका चैप्टर पूरा नहीं हुआ है ना। मॉक टेस्ट दो, इसमें मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट देते रहो, देखते रहो कि पुरानी चीजें याद है कि नहीं मुझे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजी है बेटा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, इससे आपको अप्लाई करना है। मेरा इतना कुछ बोलने के से और सुनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई एवरीथिंग। सो जो भी मैंने आपको अभी बताया, प्लीज प्लीज अप्लाई द थिंग्स, अप्लाई द स्ट्रैटेजी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया आप लायन नहीं बन सकते। ठीक है, हमें टॉप ऑफ द पिरामिड आना है और मैं आपको मदद करूंगी। सारे टीचर्स जो यहाँ पे सब आपको हेल्प कर रहे हैं, सब आपको मदद करेंगे। बस आपको हमारी बोली हुई बातों को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में बहुत जल्दी एंड आई होप आप इस चीज को जरूर जरूर फॉलो करोगे। कोई भी डाउट आता है बेटा, किसी को अगर कस्टमाइज्ड अपना टाइम टेबल चाहिए, बिल्कुल क्लास में पूछो, मैं बना दूंगी सबके लिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की नीड्स, हर बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन पावर, ये सारी चीजें अलग होती है। ठीक है, तो जरूर पूछो एंड जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। आई होप आप सबको ये चीज समझ में आया, आपको इससे आगे जरूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।